अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अफसोस सब ठीक होंगे। आज 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 5 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। तब मेरी फिक्र के सवालात कहते हैं, क्या किसी जिस्म की काइनेटिक एनर्जी मनफी हो सकती है? बच्चे, हमारे पास किसी भी जिस्म की काइनेटिक एनर्जी मनफी नहीं हो सकती। वो देखते हैं क्यों। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है बच्चे, वो हमारे पास होता है 1/2 mv²। मतलब मास के ऊपर डिपेंड करता है और वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, मतलब उसकी पावर 2 होती है। तो मास तो किसी भी जिस्म का हमेशा मुस्बत नहीं, मतलब मनफी नहीं हो सकता, हमेशा मुस्बत ही होता है। मास किसी भी जिस्म का हमेशा क्या होता है? मुस्बत होता है। कभी भी किसी जिस्म का मास मनफी नहीं हो सकता। और वेलोसिटी जो है वो मुस्बत या मनफी हो सकती है, लेकिन अगर मनफी भी होगी ना तो उसका स्क्वायर लेके, स्क्वायर भी अगर मनफी चीज का लें तो वो प्लस हो जाती है। तो कहते हैं वेलोसिटी का मरब्बा है, तो अगर आप मरब्बा भी लेते हैं ना माइनस चीज का, तो वो भी प्लस हो जाता है। तो वेलोसिटी भी ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाएगी? मुस्बत ही होगी। तो ये दोनों का हासिल ज़र्ब होता है, तो ये हमेशा मुस्बत होती है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगी? मुस्बत होगी, वो कभी भी मनफी नहीं हो सकती। अगले शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? एक जिस्म वेलोसिटी v से हरकत कर रहा है या उससे दुगना भारी जिस्म पहले जिस्म के आधी वेलोसिटी से हरकत कर रहा है? तो पहले के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालें, फिर दूसरे के लिए निकालें। तो पहले के लिए निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कहते हैं सबसे पहले तो ये देखते हैं, एक जिस्म है वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो एक जिस्म है जिसका मास m है, उसकी जो वेलोसिटी है वो v है। तो पहले इसके लिए एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बच्चे? 1/2 mv²। तो सिंपली मास m लिया है हमने, उसकी स्पीड v ली है, v² आ जाएगा। अब दूसरा केस है, कहते हैं अब मास आप क्या करो? दुगना कर दो, मतलब मास इसका डबल कर दो, 2m कर दो। और इसकी वेलोसिटी क्या करो? उसकी हाफ कर दो, आधी वेलोसिटी कर दो। मास दुगना कर दो और वेलोसिटी पहले की निस्बत आधी कर दो। मास आपने ये देखें दुगना कर दिया, 2m कर दिया, और वेलोसिटी पहले की निस्बत आधी कर दी। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएं तो ये आ जाएगा 1/2, मास की जगह 2m आ जाएगा, वेलोसिटी की जगह v/2 आ जाएगा। अब ये 2 से खत्म हो जाएगा, v/2 हमारे पास स्क्वायर है, मैथ्स उसी तरह से। और ये देखें v का स्क्वायर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर, v का स्क्वायर इसी तरह से 2 का स्क्वायर मरब्बा लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, mv²/4। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 mv²। पहले 1/2 mv² थी, अब 1/4, मतलब ज्यादा बड़ी चीज के साथ उसको डिवाइड किया जा रहा है, तो अब ये एनर्जी कम हो गई है। तो हमने यहाँ पे देखा कि पहले की निस्बत एनर्जी हमारे पास क्या है? पहले ज्यादा थी, बाद में कम हो जाती है। अगले शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं एक कार एक कड़वी सड़क पर यकसा स्पीड से हरकत कर रहा है, क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी तब्दील होगी? मतलब सड़क सीधी नहीं है, वो थोड़ी सी टेढ़ी है, कड़वी है, कर्व है, मतलब ठीक है। तो उस केस में हमारे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी तब्दील होगी कि नहीं? जो काइनेटिक एनर्जी है उसका जो होता है हमारे पास इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ स्पीड के ऊपर होता है, उसका सिमत के ऊपर या कह लें डायरेक्शन के ऊपर नहीं होता। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड एक जैसी है, तो हमारे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी भी तब्दील नहीं होगी। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो इन्हिसार है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड पे है। अगर स्पीड सेम रह रही है, वो यकसा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी? यकसा रहेगी। आगे हमारे पास कहते हैं एक जिस्म में 1 जूल एनर्जी है, इस बयान पर तबसरा करें। 1 जूल एनर्जी का मतलब है उसमें सलाहियत है कि वो 1 जूल काम कर सकते हैं। तो इसका एक लाइन आंसर लिखें, एक जिस्म में 1 जूल एनर्जी का मतलब है कि वो जिस्म 1 जूल वर्क कर सकता है, ठीक है। आगे कहते हैं मोटर वे पर सफर के दौरान कुछ गाड़ियों के टायर फट जाते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी रीजन आपने बताना है। फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी सड़क पर चल रही है, तो बच्चे अगर ये गाड़ी आगे की तरफ जाना चाह रही होती है ना, जो रोड है इसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा होता है, तो ये आगे की तरफ जाना चाह रही है, रोड पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो हम कहते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन होती है सड़क के दरमियान और टायर के दरमियान। और जहां पे भी फ्रिक्शन होती है बच्चे, वहां पे एनर्जी जाया होती है, और यहाँ पे हमारे पास एनर्जी जाया होगी हरारत की फॉर्म में। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ये गर्म हो जाता है, वो गर्म हवा जो टायर की हवा है उसके अंदर चली जाती है, गर्माइश, मतलब जो टायर की हवा है वो गर्म हो जाती है। जब हवा गर्म हो जाती है बच्चे, वो हवा फैलना शुरू हो जाती है, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं जो टायर है वो फट जाता है, उसके ज्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज का आंसर दे रहा है। कहते हैं हमारे पास जब अगर कोई मोटरवे पर गाड़ियों के टायर क्यों फटते हैं? क्योंकि उसमें हमारे पास हवा का प्रेशर बढ़ जाता है। हवा का प्रेशर क्यों बढ़ता है? कहते हैं सफर के दौरान जो टायर है और सड़क के दरमियान जो है वो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है, फ्रिक्शन की वजह से वहां पे एनर्जी जाया होती है और टेम्परेचर हरारत की शक्ल में जाया होती है, और टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे पास क्या होता है? वो जो टायर में हवा है वो फैलना शुरू हो जाती है, मतलब प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिकली टायर क्या होगा? फट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन यही होती है कि जब जो टायर है वो गाड़ी जो है वो सड़क के ऊपर चल रही होती है, तो सड़क और टायर के दरमियान ना मुझे फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे हरारत की फॉर्म में एनर्जी जो है वो जाया होती है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पास जो टायर के अंदर हवा होती है वो फैलना शुरू हो जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। अगला कहते हैं हमारे पास स्ट्रीट में क्रिकेट खेलते हुए एक बॉल
खिड़की से टकरा कर शीशा तोड़ देती है। एनर्जी की मुख्तलिफ शक्लों की वजाहत करें जी। जब खिड़की से बॉल जाकर टकराती है तो पहले तो बॉल पीछे से आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल ये पीछे से कोई बॉल आ रही है, उसके रास्ते में एक खिड़की आ गई है। अब ये स्टार्टिंग में जब पीछे से मूव करती हुई आ रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन जब ये खिड़की से टूटेगी, टकराएगी तो खिड़की टूट जाएगी। उसकी पोटेंशियल जो है अगर काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में तब्दील होगी वो देखते हैं। जैसे ही जाके वो शीशे के साथ टकराती है तो शीशा टूटते आपको आवाज आती है, साउंड एनर्जी होती है, आपको वहां पे हरारत खारिज होती है, और यहाँ पे जो शीशे के पीसीज है वो टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब बॉल पीछे से आ रही होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे ही वो खिड़की को हिट करेगी तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील होगी, और जैसे ही उसके शीशे के टुकड़े होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी किस में तब्दील हो जाती है, एक तो हीट एनर्जी में और दूसरी आवाज वहां पे आपको आती है आवाज की एनर्जी में। ठीक है, अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं पानी के बहाव की मुखालिफ सिमत में कश्ती चलाते हुए एक शख्स साहिल की निस्बत साकिन है, क्या वो वर्क कर रहा है? कहते हैं जो साहिल की निस्बत जो है वो शख्स साकिन है, मतलब वो तो मूव ही नहीं कर रहा। तो अगर मूव ही नहीं कर रहा, कोई फासला ही नहीं तय कर रहा, तो हमारे पास फिर वर्क क्या होगा? जीरो होगा। वर्क के लिए फोर्स का लगना भी जरूरी है और मूव करना भी जरूरी है, हरकत करना भी जरूरी है। तो यही कह रहे हैं कि अगर साहिल की निस्बत से साकिन है, कोई फासला तय नहीं कर रहा, तो कोई फासला तय नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसलिए वर्क भी हमारे पास क्या होगा? जीरो होगा। वर्क हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाएगा, वो कोई मूव ही हरकत ही नहीं करेगा, कोई फासला ही नहीं देगा, तो हमारे पास वहां पे वर्क क्या होगा? वो जीरो होगा। आगे कहते हैं डलवान पहाड़ी की चोटी से एक साइकिलिस्ट बगैर पैडल घुमाए दूसरी पहाड़ी की चोटी तक चला जाता है। इस वाक्य की सर्कल की शक्ल बनाए और इस वाक्य का पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के हवाले से तज्जिया करेंगे, किस तरह से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तब्दील हो रही है। यहाँ पे ये देखें, एक साइकिल सवार है, वो एक चोटी से ना नीचे आता है, चोटी पे है तो बच्चे इसकी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे वो नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाती है? क्योंकि ये मूव करना शुरू हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, बुलंदी नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ये दोबारा से जब दूसरी चोटी के ऊपर जाता है तो फिर से इसकी पोटेंशियल एनर्जी आना शुरू हो जाती है। तो इसी चीज को वो शक्ल के जरिए जाहिर कर, यहाँ पे ये देखेंगे, ये पहले चोटी के ऊपर था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी। वो कहते हैं पहली चोटी पे सिर्फ और सिर्फ उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी क्योंकि वो बुलंदी के ऊपर था, लेकिन जैसे वो चोटी से नीचे छलांग लगाता है तो यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी आना शुरू हो गई, क्योंकि वो मूव करना शुरू हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में तब्दील हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। अब यहाँ पे उसकी बुलंदी क्या है? जीरो है, मतलब यहाँ पे वो उसकी कोई हाइट ही नहीं है, तो दोबारा से इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम होगी। लेकिन जब ये यहाँ से दोबारा से चोटी के ऊपर जाता है फिर से उसकी पोटेंशियल एनर्जी आना शुरू हो जाती है। तो वो यहाँ पे ये कहता है जब वो दूसरी चोटी के ऊपर जाता है तो दोबारा से उसकी पोटेंशियल एनर्जी आना शुरू हो जाती है, वो ज्यादा से ज्यादा होती जाती है। ठीक है, तो इस दिमाग में इस शक्ल को बच्चे ध्यान में रखिएगा कि स्टार्ट में वो किसी हाइट के ऊपर था तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, बुलंदी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन जैसे वो नीचे गिरता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में तब्दील हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, लेकिन दोबारा से जब चोटी के ऊपर जाना शुरू होता है तो हम कहते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से आना शुरू हो जाती है। लास्ट पे वो कह रहे हैं हरारती एनर्जी के हवाले से दरख्तों की लकड़ी क्या काबिल तजदीद है? काबिल तजदीद होते हैं जिनको दोबारा से लगाया जा सके, दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकते हैं। दरख्त काट देंगे तो वो दोबारा उगना शुरू हो जाएंगे, तो हम कहते हैं बार बार उनको लगाया जा सकता है, उनको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो कहते हैं हाँ जी, हरारती एनर्जी जो है वो हमारे पास जो दरख्तों से ली जा रही है वो काबिल तजदीद है। क्यों? क्योंकि दरख्त नए लगाए जा सकते हैं और नए लगा के उनको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए जो दरख्तों की लकड़ी है वो हमें टाइम के साथ साथ मैसर आती रहती है। आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका मैंने आपको लगवाए थे आंसर चैप्टर के अंदर से ही। हमारे पास सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद है, इसका यूनिट लिखें और ये एनर्जी कैसे मालूम की जाती है। तो ये पूरा एक टॉपिक था हमारे पास चैप्टर में। ये देखिए, ये काइनेटिक एनर्जी का पूरा टॉपिक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है, उसको कैसे मालूम कर सकते हैं, यहाँ तक ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पेज नंबर आपके पास चल रहा है 107 का पहला पैसेज तक, यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, स्टार्ट से लेके अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का कानून बताएं, किसी बुलंदी से गिरते हुए जिसम की मिसाल, इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के हवाले से वजाहत करें। ये भी आपके पास पूरा एक टॉपिक है इस बुक में। ये देखेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन है, आपने पहले इसकी ये तारीफ करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद आपने एक जिस्म की मिसाल के जरिए इसको जाहिर करना है। तो ये बच्चे यहाँ से सिर्फ इसको देख लीजिएगा कि हम एनर्जी कंजर्वेशन को एक्सप्लेन यहाँ से फर्स्ट करें से लेके यहाँ से ये स्टार्ट होगा और साथ में ये डायग्राम बनाएंगे। ऊपर से ये सिर्फ तारीफ लिखनी है, ये करने की जरूरत नहीं है, ये दरमियान वाला पोर्शन, बाकी ये यहाँ से स्टार्ट होके ये आपके पास एंड तक यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं एनर्जी के काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद राय में फर्क लिखे, इन दोनों की तीन तीन मिसालें लिखें। ये भी हमने एक पूरा टॉपिक लिखा। ये देखें, ये काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद हमारे पास राय है, 113 पेज नंबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है,
आगे हमारे पास है किसी मशीन की एफिशिएंसी से क्या मुराद है, इसे कैसे मालूम करते हैं, किसी मशीन की एफिशिएंसी क्यों महदूद होती है, ये भी हमने देखा। तो ये एफिशिएंसी से क्या मुराद है, ये पहले में ये बता रहा है, फिर एफिशिएंसी की ये डेफिनेशन है, मतलब इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंसी का फार्मूला, और ये पैसेज में बताया जा रहा है कि क्यों वो किसी की एफिशिएंसी मैक्सिमम नहीं हो सकती, क्यों महदूद होती है। तो यहाँ तक आपने इसको करना है, ठीक है। लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते हैं ब्लॉक डायग्राम के जरिए बताएं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और फॉसल फ्यूल्स। ये हमारे पास एनर्जी के हमने डिफरेंट जराए पढ़े थे। तो ये देखें एनर्जी के जराए, उसमें आपने फॉसल फ्यूल एनर्जी ये पूरा टॉपिक लिखना है और साथ में ये डायग्राम बनानी है। उसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी जनरेशन ये आपने लिखना है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आज हमने शॉर्ट क्वेश्चंस देखे और लॉन्ग क्वेश्चंस देखे। जिससे रिलेटेड कुछ पूछना हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।